बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और किसी भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर हम आज के दिन कवर कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंपोजिशन। ठीक है जी। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कंपोज होती हैं। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो सपोज़ कीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एक इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास। सपोज़ कीजिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। सपोज़ कीजिए Rn to Rk एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, और इसी तरीके से एक और ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास Tb, ये भी एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास है Trk से फॉर एग्ज़ाम्पल Rm तक, राइट। तो आप जो है वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं जो बेसिकली Rn to Rm हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करना होगा। अब बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीक़े से लिखना होता है आपने कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो Rn to Rk है और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन Rk to Rm है। लेकिन अगर आप इसको कंपोज करना चाहें तो कंपोज करने के लिए इसके ऑर्डर को आप चेंज कर लीजिएगा। यानी इसको आपने लिखना होगा Tb सर्कल Ta, ये सर्कल पढ़ा जाता है। और ये बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या देगा, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा Rn to Rm। ठीक है जी। और इसे हम पढ़ते हैं Tb सर्कल Ta। तो ये जो है वो बेसिकली कंपोजिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। डिटेल के साथ हम इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ Tb विद Ta। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ Tb विद Ta। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Tb और Ta बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और कंपोजिशन से रिलेटेड मैं आपको एक बात और भी बता दूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम जो कैलकुलस के अंदर दो फंक्शंस को कंपोज किया करते थे और ये जो फॉग एंड गॉफ पढ़ा करते थे, फॉग एंड गॉफ, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये जो फॉग है बेसिकली f ऑफ g ऑफ x के इक्वल होता था कैलकुलस में, और गॉफ जो था वो g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता था। अगर आपको जो कैलकुलस पढ़ाई गई है, अगर वो कैलकुलस आपके जहन में g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता था। तो ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बेसिकली इस तरीके से लिखे जाते थे। इसी तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करना है। तो काम ये करते हैं कि हम ज़रा इसको ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको और इसको डिटेल से बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास एक प्लेन है और यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट है बेसिकली, और ये जो प्लेन है ये बेसिकली Rn पे है। ठीक है जी। तो आप एक, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ कीजिए कि ये जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो Rk है, Rk। और इसी तरीक़े से ये यानी जो प्रोजेक्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है वो बेसिकली किसी न किसी प्लेन में किसी न किसी डायमेंशन में हो रहा होगा ना। इसलिए मैंने ज़रा डायग्राम को इस तरह बना दिया। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ जो वेक्टर x है वो इधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके पास। ठीक है जी। और ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम कह रहे हैं कि TA के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये क्या है आपके पास, ये वेक्टर कौन सा है, ऑफ कोर्स कि ये वेक्टर है आपके पास x। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये क्या बन जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म किया है इस मैट्रिक्स ने, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको T ऑफ x ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है जी। यानी इसमें इस वेक्टर को अगर आप इनपुट डालेंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे तो आपको न्यू रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसी तरीक़े से सपोज़ कीजिए कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ Rk to कहाँ पर Rn के लिए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की जा रही है ये Tb यानी Tb मैट्रिक्स के थ्रू परफॉर्म की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये है आपके पास इनपुट रिज़ल्ट, और यहाँ पर आउटपुट रिज़ल्ट क्या आएगा। ऑफ कोर्स कि जो आउटपुट रिज़ल्ट होगा आपके पास वो रिज़ल्ट होगा आपके पास क्या होगा, पहले आपने क्या लिखना होगा, Tb को लिखना होगा और फिर उसको कंपोजिट बनाना होगा किसके साथ, Ta
ए ऑफ एक्स के साथ, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका पूरा इनपुट है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप लिखेंगे तो उसे लिखेंगे टी बी टी ओ ए ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये जो पर्पल कलर की जो सिंबल है ये आपको क्या रिज़ल्ट देगा, ये आपको एक कंपोजिट रिज़ल्ट देगा और आपको बताएगा कि आप यानी ये आपको मिलेगा एक पूरा रिज़ल्ट। यानी आप ए से बी पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आर एन टू आर के ट्रांसफॉर्म करते हैं और आर के से आर एन ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर एन टू आर, इसे मुझे एम लिखना था, मैंने शायद इसको जो है वो गलत लिख दिया, ये एम कर लें जी। तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल है जो बेसिकली आर एन टू आर एम होगा वो बेसिकली ये होगा आपके पास, ठीक है जी। तो इसको अगर आप नोटेशंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कैसे ले सकते हैं, क्योंकि टी बी यहाँ पर बाहर है तो अब आप इसे लिखते हैं टी बी सर्कल टी ए, ठीक है जी। और ये बेसिकली ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक्स पर अप्लाई की जा रही है। और अगर आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे कि अभी आपको बताया टी बी एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं टी ए ऑफ एक्स, ठीक है जी। यानी इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये टी बी है क्या, आप ये सपोज़ कर लें कि एक आपके पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए कि वो जो मैट्रिक्स है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स आप चाहें तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं बी, और आप इसको टी ए ऑफ एक्स अगर चाहें तो एड्रेस लिख लें। अच्छा जी, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टी ए क्या है, तो ऑफ कोर्स ये भी चूँकि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम मान लेते हैं कि ये एक ए मैट्रिक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी एंड देन ए ऑफ एक्स, राइट। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप दो ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करते हैं, ठीक है जी, दो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आखिरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जो मैट्रिक्स यूज़ की जा रही है उसको आप लिख लें, जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है उसको आप लिख लें, इनका आप प्रोडक्ट ले लें, बी ए निकाल लें और इसको ओल्ड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इन दोनों के प्रोडक्ट निकालने के बाद उसको ओल्ड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। दूसरी एक अहम बात कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर मैटर करता है, ये ऑर्डर मैटर्स करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब ऑर्डर मैटर करता है, व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन आर कंपोज्ड। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन कंपोज की जाती है तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, एक और शॉर्ट तरीका है इसको लिखने के लिए, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो याद रखना है कि टी बी सर्कल टी ए जो है ये आप लिख सकते हैं टी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, यानी ये रिजल्ट ये शो करता है आपके पास कि अगर जब भी आप दो ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करेंगे, जब भी आपने कंपोज करना है तो अब आपने जो है उन दोनों की स्टैंडर्ड मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टैंडर्ड मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से इसी रिजल्ट को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर दो से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करना है, कि सपोज़ कीजिए कि टी ए जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती है आर एन टू आर के, और इसी तरीके से टी बी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको बताती है कि आपने आर के से आप आर एल में मैप करते हैं। सिमिलरली एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी सी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको आर एल से आर एम की मैपिंग बताती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने आर ए से आर एन से आर एम को मैप करना है तो कैसे मैप करेंगे, तो मैं एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसके लिए कंपोज करना होगा टी सी सर्कल टी बी सर्कल एंड टी ए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले इसको लिखना होगा, फिर इसको लिखना होगा, फिर इसको लिखना होगा। अच्छा जी, ये जो कंपोजिशन है ये आपको क्या बताएगी, ये कंपोजिशन आपको बताएगी आर एन टू आर एम मैपिंग, ठीक है जी। सपोज़ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगा, तो इसको लिखने का तरीका है टी सी सर्कल टी बी सर्कल टी ए। इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो अगेन इसको लिख सकते हैं टी सी ऑफ टी बी ऑफ टी ए ऑफ
एक्स, ये आपने इसको क्लोज कर दिया। और इसे ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, टी सी सर्किल, टी बी सर्किल, टी ए, और इसके लिए ज़रूरत है टी सी बी एन ए। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने इन तीनों की जो स्टैंडर्ड मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने 2 को कंपोज किया था तो आप 3 को भी कंपोज कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक पॉइंट समझ आ रहा होगा। तो यानी अब आपको मैं इन जनरल अगर कहना चाहूँ और सिंपल करना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर T2 सर्कल T1, यानी अगर इन 2 ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करें, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने T2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, T1 के साथ। सिंपली, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको T3 सर्कल T2 सर्कल T1 यानी 3 ट्रांसफॉर्मेशंस को कंपोज करना है तो सिंपली आपने उनके स्टैंडर्ड मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्डर मैटर करता है। अब ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है उसको ज़रा मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर T2 सर्कल T1 लिखा हुआ है तो क्या इसको T1 सर्कल T2 भी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो पहला काम तो हम ये करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जिस एग्जांपल में आपको किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कंपोज करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन कम्यूटेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल, क्या T2 सर्कल T1 का आंसर T1 सर्कल T2 के बराबर होता है? अगर ऐसा होता होगा तो हम यहाँ पर मैट्रिसेस को, किसी भी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। तो पहले तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम पर मज़ीद थ्योरी पे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पोजिशन, यानी आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कंपोजिशन किया कैसे जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ टू रोटेशन, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जिनको आपने कंपोज करना है। सपोज कीजिए कि जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी R2 टू R2, यानी आपकी जो रोटेशन है वो R2 से R2 में रोटेशन हो रही है। और इसके अलावा ये जो T2 है आपके पास, ये भी आपको ये बता रहा है कि आपकी जो रोटेशन है वो बेसिकली R2 से R2 पे रोटेट हो रही है, यानी 2 डायमेंशन रोटेशन की बात कर रहे हैं। और किससे रोटेट हो रही है? थ्रू एंगल्स। पहले के लिए एंगल है θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा डायग्राम बनाकर भी आपको ये पॉइंट समझा देते हैं कि ये सपोज़ कीजिए कि ये मेरे एक्सेस बन गए हैं आपके पास, और ये है मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरीक़े से ये है इसका ट्रांसफॉर्म, और इसी तरीक़े से ये एक और रिज़ल्ट हम बना लेते हैं। और मिसाल के तौर पर ये रिज़ल्ट आप लिख लीजिए, ये इसकी कंपोजिट हो गए। तो मैं ज़रा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लें कि ये है आपके पास, ये आपके पास है ओरिजिनल वेक्टर x, और आप जो है वो इसको पहले जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है, यानी इसको जो है आप रोटेट करते हैं किससे? थ्रू एंगल θ1 से। अब आप इसको रोटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंगल θ1 से रोटेट कर रहे हैं। तो जब आप इसको θ1 से रोटेट करते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है T1 ऑफ x मिल जाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि T1 x एज इट इज़ रहता है, और आप इसको जो है ना, इसको जब आप रोटेट करते हैं एंगल 2 से तो ये आपको एक नया वेक्टर मिलता है, और आपने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, किस एंगल से? θ2 से रोटेट कर दिया। तो अब आपको क्या मिला? एक कॉम्पोजिट वेक्टर मिला। कॉम्पोजिट वेक्टर क्या होगा? ये बेसिकली इसमें ये T2 होगा और इसमें इनपुट लिखा होगा T1 ऑफ x, ये नहीं, ये आपको एक वेक्टर आपको यहाँ पर मिल गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट मालूम करना चाह रहे हैं कि x से आप T2 तक किस तरीके से पहुँचें, तो x से T2 तक पहुँचने के लिए आपको ये वाला एंगल रिक्वायर्ड होगा। मैं ज़रा इसको ज़रा बड़ा सा एंगल बना देता हूँ। तो ये एंगल टोटल कितना होगा आपके पास? θ1 प्लस θ2। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी समझ में आ जाएगी, तो बहुत आपने फोकस करना है इस एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है जी। तो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम x1 से T1 ऑफ x पे जाते हैं तो θ1 चेक करते हैं, एंड देन θ2 किस तरह अगर कंपोज करना होगा तो हम θ1 और θ2 डायरेक्ट भी पुट कर कंपोज कर सकते हैं। तो अब ज़रा देखिए प्रॉब्लम के अंदर जब हम कंपोज करते हैं तो यानी T1 सर्कल T2 निकल कर आता है ऑफ x, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा T2
T1 ऑफ x के इक्वल होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो पहले तो आप मुझे T1 यानी इसके लिए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बताएं क्या होगी। अब ये T1 है क्या, पहले तो ये आपने देखना होगा। तो जनाब मुझे बताइए, ये स्टैंडर्ड मैट्रिसेस मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ। इन केस कि अगर आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लीजिए, उसके अंदर ये डिटेल आपको मिल जाएगी। जी जनाब, तो बताइए ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है θ1 के रिस्पेक्ट से आपने R2 में इसको किया, तो ये बनेगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास cos θ1, ये बन जाएगा माइनस साइन θ2, और इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा साइन θ1, और ये हो जाएगा cos θ1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया है, बट ये 2 नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने इसको रोटेट किया था। तो ये रोटेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बताएं कि T2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी आपके पास, तो T2 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपने मैट्रिक्स लिखना होगा। तो चलें जल्दी से मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। ये बन गई है हमारी मैट्रिक्स, ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। तो जनाब बताइए क्या रिज़ल्ट होगा। ये भी यही हो जाएगा cos θ2 माइनस साइन θ2, और फिर आ जाएगा आपके पास साइन θ2 एंड cos θ2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आप जब इसको कंपोज करते हैं बहुत ध्यान से आपने सारी चीज़ों को देखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि T2 सर्कल T1 अगर आपने निकालना है, तो T2 ऑफ सर्कल T1 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपली ये होता है, इसका मतलब सिंपली ये होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर बताने के लिए, मिसाल के तौर पर एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये मैट्रिक्स बन गई। हाँ, तो अब आपने मुझे यहाँ पर बताना है कि ये बताना है कि जब हम x से डायरेक्ट इस पर पहुँचते हैं तो हमें क्या करना होता है, θ1 θ2 चाहिए होता है, यानी θ1 θ2 की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये T1 सर्कल T2 का क्या रिज़ल्ट होगा, ये बनेगा cos ऑफ θ1 प्लस θ2 माइनस साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। इसी तरीक़े से ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, और ये हो जाएगा आपके पास cos ऑफ θ1 प्लस θ2। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब टेक्निकली ये जो मेरे पास रिज़ल्ट निकल कर आया, जो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे x को जो है वो डायरेक्ट मैं इस तक पहुँचना चाहता हूँ, यानी x टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक्चुअली मुझे करना क्या होगा, जो भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा θ1 प्लस θ2 कर देना होगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x से पहले पहुँचता हूँ t ऑफ x के ऊपर, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये बनेगी, और फिर मैं T1 ऑफ x से फॉर एग्ज़ाम्पल T2 पर पहुँचता हूँ तो एक मैट्रिक्स मेरे पास ये बनेगी। तो मुझे इस रिजल्टन तक पहुँचने के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मुझे T2 को T1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं T1 को T2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ईज़िली चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या यही रिज़ल्ट निकलेगा मेरे पास। तो चलें ज़रा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर T2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, T1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रिज़ल्ट होगा यहाँ पर जी। तो पहले तो हम यहाँ पर ज़रा मैट्रिक्स बना लें ऐसे कर कर, क्योंकि बड़ा सा रिज़ल्ट आने वाला है हमारे पास यहाँ पर। तो जी, तो क्या रिज़ल्ट होगा। अब मैं यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस नहीं लिख रहा हूँ, आप यूँ समझें कि इसको मैं इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो आप इसको वापस से रीराइट करके चेक कर लीजिएगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास cos θ2 cos θ1 माइनस साइन θ2 साइन θ1। इसी तरीके से माइनस के साइन के साथ आ जाएगा cos θ2 साइन θ1 एंड प्लस, इसको यहाँ स्पेस हमारे पास थोड़ी सी कम हो रही है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास साइन θ2 एंड cos θ1। ठीक है जी। यहाँ पर आप ऐसे करके दोबारा लाइन बना लें, तो ये बन गई आपके पास मैट्रिक्स। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास बनेगी मैट्रिक्स, वो हो जाएगी आपके पास, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को, तो ये आ जाएगी आपके पास साइन θ2 cos θ1 प्लस cos θ2 साइन θ1,
और फिर माइनस साइन, ठीक है जी। मैंने ऊपर वाली दोनों मैट्रिसेस लिखी नहीं है, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप उसके पास इसको रीराइट करिएगा, थोड़ा टाइम सेव करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स जो है वो काफ़ी डिटेल्स में होते हैं, तो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और फाइनली जब आप यहाँ पर T2 को T1 के साथ अगर आप इसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो T1 को T2 से प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो ये बन जाएगा कॉस θ1 प्लस θ2। इसी तरीके से यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है और माइनस की साइन बाहर है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन θ1 प्लस θ2। इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास साइन θ1 प्लस θ2, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास कॉस θ1 प्लस θ2। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली रिज़ल्ट आपके पास ऐसे कहकर बन जाएंगे। इनको मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए। ये बन गए आपके। तो अगर आप नोट करें कि ये जो रिज़ल्ट है ये 2, अगर 1 और 2 को देखें तो ये रिज़ल्ट बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि T2 सर्किल T1 का जो डायरेक्ट आंसर आता है वो बेसिकली आंसर जो है वो बेसिकली T2 और T1 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से भी निकल कर आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे काम उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम थोड़ी सी कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि कंपोजिशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। वो जो मैंने ऑर्डर वाली बात आपके सामने की थी, तो इसी ऑर्डर वाली बात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन है R2 टू R2 यानी 2 डायमेंशन के लिए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज़ इक्वल टू x। ठीक है जी। और इसी तरीके से T2 ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है R2 टू R2, ये भी 2 डायमेंशंस के लिए, और ये है बेसिकली आपके पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो पहले तो ज़रा इसका ज्योमेट्रिकली हम देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकली पहले समझ लेते हैं इसको, और फिर उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं। तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं पहले तो हम। ये मिसाल के तौर पर आपका x एक्सिस बन गया, और ये आपने बना लिया ऐसे कहकर y एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आपने जो है वो अपना ओरिजिनल वेक्टर बना लिया ऐसे कहकर, ये वेक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिनल वेक्टर। अब यहाँ पर हम इसको रिफ्लेक्ट करवाने वाले हैं अबाउट द लाइन y इज़ इक्वल टू x। तो हम पहले एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर ये हम लाइन बना रहे हैं ताकि ये बन गई आपके पास लाइन, ये आ गया आपके पास लाइन। ये लाइन क्या है आपके पास, y इज़ इक्वल टू x। अब इसके बाद जब रिफ्लेक्शन आप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टेड वेक्टर मिलेगा। तो ये आपके पास मैंने बना लिया है आपके पास रिफ्लेक्टेड वेक्टर। ठीक है जी, ये आपके पास वेक्टर आ गया रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बता रहा हूँ, यानी पहले आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डैश लाइन से मैं यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि आप जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रा जल्दी से इसकी कैप्शन कर लेते हैं कि ये क्या होगा आपके पास जी। तो ये होगा आपके पास वेक्टर क्या है, x है, और ये जो पर्पल वेक्टर है ये वेक्टर क्या होगा आपके पास, ये वेक्टर आपके पास होगा T1 ऑफ x होगा। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y इज़ इक्वल टू x है। ठीक है जी। तो इस लाइन के अबाउट जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स इसका रिफ्लेक्टेड वेक्टर ये मिलेगा। फिर सेकंड में आपसे कहते हैं कि आपने इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन परफॉर्म करनी है ऑन y एक्सिस। तो इसका मतलब ये कि अब आपने जो है वो y एक्सिस के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करना है। तो इसकी यानी इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आपने बतानी है। तो ये बन गई है इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, बना लेते हैं। देखिए जी, ये आ गई है इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये आ गई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है जी, ये बन गई आपकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। इसको भी हम शुरू कर यहाँ पर ये बताते हैं। ये देखिए, ये एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया, राइट।
तो अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताएं कि ये जो ग्रीन से मैंने वेक्टर लिखा है ये वेक्टर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस वेक्टर को कंपोज इस T1 ऑफ x से ये नया वेक्टर बनाया जा रहा है। तो इसका जो कंपोजिशन बनाना होगा वो लिखना होगा T2 T1 ऑफ x, ये रिजल्ट होगा। या इन शॉर्ट ये कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T2 सर्कल T1 लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। ठीक है, ये आपका फाइनल वेक्टर बनकर आ गया, समझ आ गया होगा आपको। यानी ज्योमेट्रिकली आपके पास ओरिजिनल वेक्टर ये है, इसको अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x जो है आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेक्टर हो जाएगा। और फिर सेम वेक्टर को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बना T2 एंड देन T2 सर्कल T1। अब आप यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं ये T2 सर्कल T1 है, अब मुझे मालूम करना है कि T1 सर्कल T2 क्या होगा। तो मैं ज़रा यही चेक करना चाह रहा हूँ, यानी ज्योमेट्रिकली आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है वो कंपोजिट है या नहीं है। तो ज़रा जल्दी से अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रीमेक करते हैं। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम दोबारा से मैंने बना लिया, ठीक है जी, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा जी, ये हो गया मेरा ओरिजिनल वेक्टर, ये हो गया ओरिजिनल वेक्टर आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हैं इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए कि पहले आप जाते हैं T2 के ऊपर। अब T2 क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y, तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है आपके पास ये ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करेगा आपके पास y पर। तो जब ये ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करेगा आपके पास तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। हाँ जी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास बनकर आएगा वो कुछ इस तरह का बनकर आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं इसको डैश लाइन से भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गया। साथ साथ इसको जो है वो हम लेबल भी करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं कि ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर था x, ठीक है जी। तो इसको हमने क्या कहाँ पर ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की है, T2। तो बेसिकली ये बन जाएगा, आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने जो है वो T2 ऑफ x परफॉर्म किया है। अब आपका काम यह है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर T1 करना है। तो जब आप इसके ऊपर T1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आपने क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन करना होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो पहला काम तो ये करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। तो ये आपके पास बन गई है एक लाइन, देखिए जी ये लाइन आ गई आपके पास। कौन सी लाइन आ गई, इस लाइन की क्या इक्वेशन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपने करना क्या है कि इसको प्रोजेक्ट करना है इस लाइन पर। तो ऑफ कोर्स कि जब इस लाइन के अबाउट आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वेक्टर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, x एक्सिस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इंट्यूटिवली भी ये बातें आपके समझ आ रही होंगी अच्छे तरीक़े से। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीक़े से। मैं इसको जो है वो डैश लाइन से भी आपको बता देता हूँ कि अब जो नेक्स्ट काम है वो हमारा क्या हुआ। यानी अब आप ये शायद मुझसे जो है वो वापस आ गया जी। तो डैश लाइन से मैं आपको बताता हूँ कि ये अब मेरे पास जो है वो ऐसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये पॉइंट उम्मीद है आपके समझ आ गया होगा। इसको भी मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ कि पहले हम यहाँ से मूव कर रहे हैं एंड देन फिर हम यहाँ पर चले गए। इसमें क्या हो रहा था कि पहले हम यहाँ मूव कर रहे थे और देन हम यहाँ, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर था ये। अब ये जो ग्रीन से मैंने वेक्टर लिखा है, बताइए कि इसको हम इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको T2 को रिफ्लेक्ट किया था और ये T1 था, तो ये T1 T2 ऑफ बेसिकली x हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं कि ये T1 सर्कल T2 होगा। तो अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों पिक्चर के अंदर क्या हमें जो है वो वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर सेम मिला, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो हमारा फाइनल वेक्टर था वो ये ग्रीन से यहाँ पर बना हुआ y एक्सिस के पैरेलल था और यहाँ पर ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो पता लग रहा है कि जो T1 सर्कल T2 जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता है किसके, T2 सर्कल T1 के। तो इन जनरल हमें पता लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है जी। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ज्योमेट्रिकली हमने इस बात को देख लिया। अच्छा जी, अब हमने ज्योमेट्रिकली इस बात को देख लिया, क्या हम मैथमेटिकली या मेट्रिसेस के थ्रू भी इस बात को प्रूफ कर सकते हैं? तो चले ट्राई करते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए यहाँ पर कि जो T1 सर्कल T2 है इसका क्या रिजल्ट होगा। T1 सर्कल T2 के लिए हमने क्या लिखना होता है कि आपके पास ये T1 मैट्रिक्स और T2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है। तो जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो T1 मैट्रिक्स है
जी, पहले मैं दोनों मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बना लेता हूँ। ये बन गई दोनों मैट्रिक्स की फॉर्मेशन। ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन वर्क अगर आप कर रहे हो तो। हाँ जी, तो अब आपने मुझे बताना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स था वो क्या है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स था आपके पास, उसके स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगी, उसके स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी 0 1 1 0। और इसी तरीके से जो सेकंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन थी वो बन जाएगी 0 और 1। ये स्टैंडर्ड मैट्रिसेस जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कहाँ पर, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और अगर आप में से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो पहले आप वो देख लीजिए और फिर आप, क्योंकि अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो अब आपने मुझे बताना ही है कि इनका प्रोडक्ट क्या बना। बहुत आसान है इसका प्रोडक्ट निकालना। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो ये बना 0 1 0 एंड 0। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूँ T2 सर्कल T1। और ये जो T2 सर्कल T1 है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा T2 मैट्रिक्स एंड T1 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ज़रा चालाकी करते हैं, यहाँ पर इस पूरे को कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसी के अंदर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम कुछ बच जाए। तो बस यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, तो इन नंबर्स को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 0 0 1 होगा, यहाँ पर 0 1 1 0 की मैट्रिक्स होगी। और फाइनली जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट होगा, चूँकि 2 बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान होती है, आप देख सकते हैं, ये बन जाएगा 1 0। तो अगर आप नोट करें कि 1 और ये जो 2 है इसका रिज़ल्ट बिल्कुल बराबर नहीं आया, तो बराबर ना आने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये कम्यूट नहीं होती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि T2 सर्कल T1 इज़ नॉट इक्वल टू T1 सर्कल T2। ठीक हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। इस एग्जाम्पल में आपको ये बात बताई गई है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंक्लूजन है। सपोज़ कीजिए कि मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज कर रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ टू रिफ्लेक्शन। तो अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसका कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है जी। कैसे, अब ज़रा ये देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये जो हमारे पास T1 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन R2 टू R2 है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास बेसिकली रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली T2 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी R2 टू R2 है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है आपके पास रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो पहला काम तो ये करते हैं, ज़रा ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कम्यूट रिज़ल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही। तो पहले तो हमने इसको ज्योमेट्रिकली ट्राई करना है। तो चलिए जी, ज़रा इसको ज्योमेट्रिकली ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या। तो ये हमने बना ली अपनी x एक्सिस और ये हमारी हो गई है y एक्सिस। ठीक है जी, हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना लिया। इसी तरीक़े से एक और यहाँ भी बना लेते हैं, दोनों को साथ साथ ही परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास हो गई x एक्सिस और ये बन गई है आपके पास y एक्सिस। ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये है, सपोज़ कीजिए ओरिजिनल वेक्टर। और इस ओरिजिनल वेक्टर को जब आप, पहले काम क्या करना है, आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट y एक्सिस। तो अबाउट y एक्सिस के बाद जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेक्टर होगा। तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं पहले। तो ये बना इसका रिफ्लेक्टेड वेक्टर। ठीक है जी, ये होगी रिफ्लेक्शन। और फिर उसके बाद आपने वापस से रिफ्लेक्शन करनी है अबाउट x एक्सिस। जो अबाउट x एक्सिस के बाद आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो अब आपके पास जो फाइनल वेक्टर बनकर आएगा वो कहाँ पर बनकर आएगा, वो वेक्टर यहाँ बन जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ें, ये आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको ज़रा डैश लाइन से भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इन केस अगर नहीं समझ आए तो आप समझ जाएं। पहले आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होते हैं ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है कि पहले आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा जल्दी से इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं। क्या लेबलिंग करें कि ये आपके पास x फैक्टर है,
जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y हैं। तो ये जो पर्पल कलर का जो मैंने वेक्टर बनाया है ये क्या बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये t1 ऑफ x हो जाएगी और उसके कोऑर्डिनेट -x, y हो जाएंगे। इसी तरीक़े से ये जो ग्रीन से मैंने वेक्टर बनाया है ये इसका कंपोजिट वेक्टर हो जाएगा जो आपको t2 t1 ऑफ x बताएगा, यानी ये आपको बताएगा t2 सर्किल t1 बताएगा आपको। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -x, -y बन जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। अब चले ज़रा चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम t1 सर्कल t2 फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा। तो मान लें कि ये है आपके पास ओरिजिनल वेक्टर, बिल्कुल इसी तरीक़े से ये बना आपका ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है जी। फिर इस ओरिजिनल वेक्टर के ऊपर आपने t2 अप्लाई कर दिया और t2 आपके पास है रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। जब x एक्सिस के अबाउट आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो आपके पास जो सेकंड रिज़ल्ट जो वेक्टर बनकर आया वो ये बन गया आपका वेक्टर, ठीक है जी। और फिर आपने क्या करा, इसको रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, ये बन जाएगा। तो ज़रा मैं इसको पहले डैश से एक्सप्लेन कर दूं। तो पहले हम यहाँ से कहाँ गए, पहले हम यहाँ से गए इस वेक्टर की तरफ और फिर यहाँ से हम गए हैं इस वेक्टर की तरफ, ठीक है जी। तो ये बात आपके समझ आ गई उसकी तरह, यानी पहले हमारा मूवमेंट ऐसे हुई है और फिर हमारी मूवमेंट ऐसे हुई है। अच्छा, ज़रा इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये x है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x, y। इसी तरीक़े से ये जो पर्पल है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये बन जाएंगे x, -y। और ये हो जाएगा चूँकि t2 है तो t2 ऑफ x बन जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप ग्रीन से जब पहुँचते हैं यहाँ पर तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलता है ग्रीन से आने पर, ये बन जाएगा आपके पास इसके कोऑर्डिनेट -x, -y। और ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करेगा t1 ऑफ t2 ऑफ x बना देगा आपको, ठीक है जी। जिसको हम इन शॉर्ट क्या कैसे ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ t1 सर्किल t2। तो अगर आप नोट करें कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेम टाइप की होती है तो एक में आप काउंटर क्लॉकवाइज सेम वेक्टर पर पहुंच रहे हैं और एक में आप क्लॉकवाइज सेम वेक्टर पर पहुंच रहे हैं, तो अगर इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ऑफ कोर्स कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या हो जाएगी, कॉम्पोजिट हो जाएगी। यहाँ पर मैं इधर ये भी लिख लेता हूँ कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्योंकि लेबलिंग हमारे पास पूरी होनी चाहिए ताकि जब आप इन फ्यूचर इस वीडियो को देखें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना लगे। तो यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि जो t1 सर्किल t2 का जो रिज़ल्ट है वो बराबर आ रहा है किसके, t1 सर्किल t2 के, सॉरी t2 सर्किल t1 के रिज़ल्ट के बराबर आ रहे थे। यानी यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कम्यूटेटिव है। मैथमेटिकली भी हम इसको चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिसेस के थ्रू। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चलें ट्राई कर लेते हैं इसको भी जल्दी से, क्योंकि छोटा सा ही काम है ये भी हमारे पास। तो ये बन जाएगा t1 सर्किल t2। इसके लिए आपने स्टैंडर्ड मैट्रिसेस लिखनी होगी, किसके लिए, t1 की मैट्रिक्स पहले लिखनी होगी और फिर आपने लिखनी होगी t2 की मैट्रिक्स। और यहाँ पर जल्दी से हम तीनों मैट्रिक्स जो हैं उनकी ऐसी एक शक्ल बना लेते हैं ऐसे करके, यानी यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर इक्वल टू के बाद रिजल्टेंट चाहिए। तो ये आपके पास बन गई मैट्रिक्स की शक्ल। जब तक आप ये सोचें कि मेरे पास जो है वो आप ये मुझे बताएं कि मैट्रिक्स क्या होगी। तो t1 है बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, तो ये बनता है सॉरी रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो ये -1 0 0 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 1 0 0 -1 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 0 0 -1, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। सिमिलरली यही वाला काम हम परफॉर्म कर रहे हैं किसके लिए, कंपोजिशन t2 सर्किल t1 को जब हम कंपोज करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा t2 और t1 का प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ी अपने आप को सिंपल करने के लिए इस पूरे के पूरे जो रिज़ल्ट है इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ये हो गया कॉपी और यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। और ये नंबर जो हैं इन नंबर्स को हम कर देते हैं चेंज यहाँ पर। तो बताइए क्या चेंजेस आएगी यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये चेंजेस 1 0 0 -1 बन जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 समथिंग। तो ये जो रिज़ल्ट है दोनों का रिज़ल्ट, तो अगर आप कंपेयर करें 1 और 2 को, अगर आप कंपेयर करें तो आप नोट करेंगे कि 1 और 2 का जो रिज़ल्ट है
ये 1 और 2 का रिज़ल्ट बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेम टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कम्यूटेटिव होती हैं। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को ये कम्यूटेटिव हो जाएंगे, यानी T2 सर्कल T1 यहाँ पर बराबर होगा किसके, T1 सर्कल T2 के। यहाँ पर ये कम्यूट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सेम टाइम की है। और इसका एक और नाम भी ऐसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जब इस तरह का कोई रिज़ल्ट हो तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो अगर आपके पास रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस और रिफ्लेक्शन अबाउट दोनों वाई एक्सिस दोनों के दोनों परफॉर्म होते हैं तो उसको डायरेक्टली हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन हो रहा है। तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन की वजह से जो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन की वजह से वो आपके पास -1 0 एंड 0 -1 बनकर आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर सेम टाइप की होती है तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक आपके लिए होम टास्क है और आप इसको ट्राई कीजिएगा। एक और एग्ज़ाम्पल है और वो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आपके पास ये है कि कंपोजिशन ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेशन, composition of three ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, 3 ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कंपोज करना है। कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? जो ट्रांसफॉर्मेशन T1 है आपके पास, अच्छा ये सारी R3 के लिए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास R3 to R3। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट Z एक्सिस। ठीक है जी, थ्रू एंगल थीटा। तो बाय डिफ़ॉल्ट थीटा आप याद रखिएगा। इसी तरीके से जो T2 है वो भी आपके पास R3 to R3 है और ये है बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्शन अबाउट YZ प्लेन, राइट। और इसी तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन T3 है आपके पास, ये है आपके पास प्रोजेक्शन, आपके पास है प्रोजेक्शन ऑन टू XY प्लेन। ठीक है जी, तो ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन या इनकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आपने कंपोज कर लिया है T3 सर्कल T2 सर्कल T1 और यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये बनेगा T3 के लिए, फिर आपने T2 की मैट्रिक्स लिखनी होगी और फिर आपने T1 की मैट्रिक्स लिखनी होगी और जो भी इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो आपने यहाँ पर मुझे बताना होगा। तो इसको आपने ख़ुद ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो ये थी आपके पास कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे कंपोज किया जाता है यहाँ पर ये डिस्कस किया मैंने आपके साथ। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि उसकी क्या नोटेशनल मैटर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया और थोड़ा हमने ये डिस्कस किया कि वो कम्यूटेटिव कब होते हैं या कम्यूटेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कब कम्यूटेटिव नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया तो लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, बट अपने कमेंट ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।